हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जानते हैं हमारी सीरीज़ लगातार चल रही है और आपके एग्ज़ाम तक हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे ऑनलाइन वाले शिफ्ट में बहुत बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान से देखिएगा। और आप जानते ही हैं हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए यहाँ पर चलते हैं, और वैसे ही आज की क्लास में भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी जो अदर क्लासेस हैं वो आपको चैनल पर मिल ही रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवा दिए हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीटेट जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस मिलेंगी टैग वर्ड्स की। तो उन्हें एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वो भी आपको हेल्प करेंगे पेडागोजी में मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? यानी कि जो मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय है वो आपको क्या सुझाता है, ये पूछा है। पहला है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। दूसरा, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। ये तो यहाँ पर गलत हो गया। कैसे? देखिए, जो विकास होता है ना, वो सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता है। विकास, देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, आप लोगों को लग सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जानते हैं अच्छी बात है। देखिए, विकास से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनता है कि विकास की दर, और दूसरा बनता है विकास की दिशा। तो देखिए, जो विकास होता है ना, वो सभी के लिए एक दिशा में चलता है, एक समान दिशा में। यानी कि विकास का आप कह सकते हैं क्रम क्या होता है, एक समान रूप से चलता है सभी बच्चों के लिए। लेकिन जो दर होती है ना विकास की, वो अलग अलग होती है हर बच्चे में। अब वो कैसे? देखिए, जो क्रम है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। विकास का क्रम, जब बच्चे का जन्म होता है तो दुनिया में जो भी बच्चा है, चाहे वो जर्मनी में पैदा हुआ हो, चाहे इंडिया में पैदा हुआ हो, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, वो बच्चा सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है। और ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए है। और धीरे धीरे घुटनों के बल जब वो चलना सीख जाता है तो धीरे धीरे वो उठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है अपने पैरों की हेल्प से। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो दौड़ना भी सीख जाता है। तो ये जो विकास का क्रम है, ये क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक समान है। लेकिन जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है। अब दर क्या होती है? दर इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई बच्चा जल्दी से खड़ा होना सीख जाता है तो कोई बच्चा जल्दी से खड़ा होना नहीं सीख पाता। सपोज करिए एक बच्चा है जो 1 साल में खड़ा होना सीख रहा है, कोई बच्चा हो सकता है जो 7 महीने में खड़ा होना सीख गया। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे बोलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। हम कहते हैं ना, ये बच्चा कितनी जल्दी बोलना सीख गया, और वहीं कोई बच्चा बहुत देर बाद सीखता है बोलना। तो ये क्या होती है? ये विकास की दर होती है। क्रम तो सभी में सेम होता है, सीक्वेंस तो सेम होता है, लेकिन जो दर होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है। विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चे जल्दी बोल लेते हैं, कोई बच्चे बोलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। हम ऐसा कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चा 1 साल का हो गया, ये अभी तक बोलना नहीं सीखा। बच्चा 2 साल का हो गया, ये बोलना सीख गया। इस तरीके से दर क्या होती है? अलग अलग होती है, लेकिन क्रम क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है एक समान दर से होता है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये भी यहाँ से एलिमिनेट, क्योंकि जो विकास होता है हमने पढ़ा है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, आनुवंशिकता आप जानते हैं जो हेरिडिटी है, हमारे जैसे हमारी आइज़ का कलर है, हमारे हेयर का कलर है, ये सब हमें हमारी आनुवंशिकता से मिला है, हमारे हेरिडिटी से मिला है। लेकिन जो वातावरण है, यानी कि जन्म लेने के बाद हम जिस समाज में रहते हैं, तो समाज में किस तरीके से रहना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ये सभी लोग अपने अपने समाज से सीखते हैं। तो जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है ना, उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का इम्पॉर्टेंट और इक्वल रोल होता है। ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ का एक कथन है जो सीटेट में पूछा जाता है। वुडवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि
विकास बराबर आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण या वातावरण भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। वो कहते हैं जो विकास है बच्चे का वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। इसीलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि ये कह रहा है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। कैसे? देखिए, एक क्षेत्र में जो विकास होता है ना, वो दूसरे क्षेत्र में भी विकास को प्रभावित करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करिए अभी आपका दिमाग है यहाँ वीडियो देखने में, क्वेश्चंस को समझने में, लेकिन आपका मन यहाँ पर नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है, दिमाग यहाँ पर है, सिर्फ आपकी बॉडी है यहाँ पर। तो क्या आपका पढ़ना एकदम सार्थक होगा? नहीं हो पाएगा। अगर आपका दिल दिमाग दोनों चीज़ें यहाँ पर लगी होंगी तब आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन कहीं और घूम रहा है, दिमाग यहाँ है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए एक क्षेत्र में जो विकास होता है वो दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, दिमाग यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, आपका मन वो क्या हो गया? संवेगात्मक विकास हो गया। तो जो संज्ञानात्मक विकास है और संवेगात्मक विकास है वो दोनों क्या करते हैं? आपस में प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कह रहे हैं नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बस हमको हमारा आंसर मिल चुका है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय ये सुझाता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील पीरियड होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति के आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी पढ़ा था हमने कि बराबर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जटिल तरीके से। थर्ड है, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा है, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित जो स्रोत हैं वो, हाँ ये सही होगा कि एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ये कह रहा है कभी पारस्परिकता नहीं करते और विकास को प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो आनुवंशिकता और आपका वातावरणीय परिवेश है, ये एक जटिल तरीके की पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं? विकास को एक रूप देते हैं। अभी हमने पढ़ा था विकास क्या होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ डैश से पाता है, यानी कि बच्चे का प्रारंभिक सामाजिकरण कहाँ होता है? सिंपली ये पूछा है। और मैंने आपको कई बार समझाया है, जब हमने सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण वाला चैप्टर किया था तब भी हमने ये पढ़ा था कि जो बच्चे का प्रारंभिक सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? वो परिवार में होता है, फैमिली में होता है, और उसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों से होता है। फिर होता है आपका विद्यालय से, फिर होता है पास पड़ोस से, तो वो वाला सामाजिकरण बाद में होता है। लेकिन जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो फैमिली में होता है। अब यहाँ पर फैमिली यानी कि परिवार तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन दिया है विद्यालय, मीडिया, माता पिता और अखबार। अब आप जानते ही हैं फैमिली के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? माता पिता का होता है। तो बस सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो आचरण होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो अपने घर से सीखता है। ठीक है, घर के लोग आपस में एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे के सामने किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, इस सब का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यही होता है बच्चे का प्रारंभिक सामाजिकरण, जो कि फैमिली में होता है। और फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का, माता पिता का, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं का वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? बताइए। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने ये विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी SPCF। S फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था, P फॉर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि किस अवस्था में बच्चे
वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। तो किस अवस्था में करते हैं? वो करते हैं आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि प्री ऑपरेशनल की स्टेज में। ठीक है, ये वाली जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, ये 2 से 6 होती है, ये आप जानते हैं, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का, सिंबल्स का यूज करना वो यहाँ पर समझने लगता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये भी बहुत बार आपसे पूछा हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार आपका जो दिमाग है वहाँ पर जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी स्कीमा। एक क्वेश्चन सीटेट में सिंपली ऑनलाइन वाली शिफ्ट में ये भी पूछा था कि स्कीमा का संप्रत्यय किसने दिया? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने, ब्रूनर ने। तो आप कहेंगे जीन पियाजे ने दिया। अब ये स्कीमा होता क्या है? ये स्कीमा क्या होता है ना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है, दिमाग है। ठीक है, आपके मस्तिष्क के अंदर हर तरह की चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने कुछ भी आगे के लिए सोचा होगा, तो आपके दिमाग में उसकी इन्फॉर्मेशन फीडेड होती है। इसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सूचनाओं का एक संग्रहालय इसको कह सकते हैं। जैसे अभी आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, एक हम अलग से ना इसको व्यवस्थित फ्लो चार्ट के तरीके से अपने दिमाग में हर चीज़ों को रखते हैं। जैसे आपका रूटीन होगा कि मॉर्निंग में उठना है, फिर मुझे ब्रश करना है, मुझे फ्रेश होना है, देन मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, देन मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हो गया। ये सब क्या है? आपके दिमाग में एक तरीके से एडजस्टेड है, यानी कि व्यवस्थित है कि आपको ये काम करना है डेली सुबह। और अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि ये सिलेबस है, मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, EVS के मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, अभी मैं CDP की लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स में लास्ट में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इस तरीके से मैं सीटेट में क्वालिफाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके दिमाग में फीडेड है, आपने बनाया हुआ है। ठीक है, जब वो टाइम आएगा तो आप उसको करेंगे भी, लेकिन करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्कीमा। और इसकी बात किसने करी थी? जीन पियाजे ने करी थी। तो इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD मैंने आपको करवाया था ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, या इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा किसने करी थी? इसकी बात किसने करी थी? कितना इजी क्वेश्चन है, सोचिए। इसकी बात किसने करी थी बताइए? देखते हैं ऑप्शन, लॉरेंस, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, गार्डनर। तो ये किसने किया था? ये वाइगोत्स्की ने करा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की ने बात करी थी ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जो आपके दायरे में है, जिस दायरे में आप किसी काम को कर सकते हैं अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए तो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। और इसकी बात ले वाइगोत्स्की ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो आप जानते हैं जीन पियाजे ने तो जो सिद्धांत दिया था वो क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नॉर्मली सिद्धांत भी आपसे पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा इनका। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। वो किस चीज़ की महत्वता पर जोर देते हैं? मैंने आपको ले वाइगोत्स्की का जब थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, S, C और L। SCL क्या है? इन 3 चीज़ों को ले वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। बस आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर हमको संस्कृति दिख गया, बाकी ऑप्शन हमको देखने ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक इजीली भी पहुँच सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने ना आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं सारी थ्योरीज़ की, जिनको याद करके आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में टैग वर्ड्स भी मैंने आपको करवा ही दिए हैं CDP के। एक बार आप टैग वर्ड्स को देख लेंगे और इस तरीके से ट्रिक्स को समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप 30 में से 25+ ईजीली लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी अपना स्कोर किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमको मिल गया। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। बाकी ये जो परिपक्वता है इस पर कौन जोर देता है? इस पर जीन पियाजे जोर देते हैं।
ठीक है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्वलन की बात कौन करते हैं? थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है, सॉरी स्किनर करते हैं इसकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बताइए। अब भी मैंने आपको ऊपर क्या बोला, मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो अपनी अपनी थ्योरी दी है उनका नाम आप लोग याद कर लीजिए। मैंने क्या कहा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास, ठीक है, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का क्रम किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। इतना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब ऐसे क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, इसीलिए ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें भी बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और किस लेवल तक क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था कि जो साइकोलॉजिस्ट ने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर तक बहुत ही ईजी तरीके से पहुंच सकते हैं। अभी हमको मिल गया ये, है ना। बाकी आप जानते ही हैं, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, एसआर थ्योरी दी थी, आरएस थ्योरी दी थी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी, और गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत अभी हमने बात करी, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने बात करी थी SCL की, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की क्या करते हैं? महत्व देते हैं। अब ये कह रहा है कि ये चिंतन में बाधक है। क्या ये बाधक है, रुकावट पैदा करता है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की? नहीं, चिंतन को सुसाधित करती है, ये तो सही है। अदर ऑप्शन देखेंगे, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा का चिंतन पर कम प्रभाव पड़ता है। जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि चिंतन को सुसाधित करती है, यानी कि जो हमारी थिंकिंग होती है उसमें जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, चिंतन मतलब होता है सोचना। जब आप चिंतन कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, थिंकिंग करेंगे, तो आप थिंकिंग तभी कर पाएंगे जब आपको लैंग्वेज आती होगी, आपको भाषा के बारे में पता होगा, कोई भाषा बोलनी आती होगी, तभी तो आप सोच पाएंगे। जैसे अभी आप सोचते हैं कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, देन सीटेट का एग्ज़ाम देना है और वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप सोच पा रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं? जब आपको भाषा आ रही है, भाषा बोलनी आ रही है, तब आप चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही कहते हैं लेव वाइगोत्स्की कि चिंतन के लिए भाषा इंपॉर्टेंट होती है, और नॉर्मली भी हम जानते हैं कि ये सही बात है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। रटना नहीं है, समझना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हम कभी भी रटते हुए प्रिपरेशन नहीं करते हैं। इस चैनल में जो भी आपको पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, समझ करके पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। पहला है बाल केंद्रित और सर्जन, दूसरा है अध्यापक केंद्रित सृजन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन और अध्यापक केंद्रित भंजन। तो सबसे पहली बात तो जो शिक्षा शास्त्र होता है वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। ये मैंने आपको हमेशा बोला है। अब ये बाल केंद्रित 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बाल केंद्रित कहने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें बच्चों की रुचि हो, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना है कि बच्चे का मन नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। इसी को कहते हैं अध्यापक केंद्रित। जब अध्यापक जो बच्चे हैं उनकी रुचि को ध्यान में नहीं रखते हैं और उनका जो मन करता है वो पढ़ा देते हैं, वो होता है अध्यापक केंद्रित, जो कि सही नहीं माना जाता है। तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, वो होता है आपका बाल केंद्रित। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया है बाल केंद्रित। आगे कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। ये कह रहा है केवल पुनरुत्पादन में, और ये कह रहा है सृजन में। तो ये सृजन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ज्ञान का निर्माण करना वही होता है ज्ञान का सृजन करना। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, ये आपने सुना भी होगा, पियाजे, वाइगोत्स्की सभी लोग कहते हैं। और बच्चे ज्ञान का निर्माण एक्चुअल में कर सकते हैं जब आप उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? आलोचना करने का पहला है पक्षपाती मानदंड, दूसरा है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, ये तो आलोचना नहीं होगी इससे। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, इससे भी आलोचना नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, ये भी सही है। लेकिन आपसे पूछा आलोचना करने का आधार, तो आलोचना करने का आधार होगा जब आप पक्षपात कर रहे होंगे। ठीक है, IQ डिसाइड करने में आप क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलेंगे कि जो आपका बुद्धिलब्धि होता है उसके परीक्षण की आलोचना करने का आधार यही है हमारा पक्षपाती मानदंड। अब देखिए IQ जो है ना हमारा, हर किसी का IQ अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। 140 प्लस जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका IQ होता है। और हम यहाँ पर कहेंगे IQ का फॉर्मूला, क्योंकि IQ का फॉर्मूला आपसे CTET में कई बार पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन है किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली किया जाना चाहिए। अगर आप बच्चे को कुछ नया पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आपने बच्चों से कहना है कि आप पूछ सकते हैं, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, आपको जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, आप हमसे पूछ सकते हैं। एज अ टीचर आपने बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहित करना है। तो अभिकथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका तर्क देखेंगे। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, ऐसा नहीं होता है। बाधा पैदा नहीं करता है बल्कि ये समालोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक होता है। समालोचनात्मक चिंतन मतलब होता है जैसे बच्चों के अंदर इस चीज़ का विकास करना, जैसे बच्चे ये सोच पाएँ कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, कोई काम बच्चे कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे सोच पाएँ, इसको हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग करना, और इसका विकास करने की आवश्यकता होती है बच्चों में। अब ये कह रहा है कि ये बाधा उत्पन्न करेगा इसमें, तो ऐसा नहीं होता है। तर्क हमारा एकदम गलत हो गया। अब ऑप्शन हम ऐसा ढूंढेंगे जिसमें अभिकथन A सही होगा लेकिन तर्क R जो है इसका गलत होगा। यहाँ पर ये कह रहा है A और R दोनों सही हैं, नहीं। ये भी कह रहा है A और R दोनों सही हैं, नहीं है। ये कह रहा है कि A सही है लेकिन R गलत है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? यानी कि लड़कियों से ये कहना कि तुम लड़की हो तो तुम होम साइंस पढ़ोगी और तुम लड़के हो तो तुम क्या करोगे? शारीरिक शिक्षा लोगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है? सीधी सी बात है, इसमें ये किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, समावेशी उपागम या खोजी उपागम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। अब ये जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? ये वही है फ्रेंड्स, जेंडर बायसनेस। जब बच्चों में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है इस तरीके से कि लड़कियां सिर्फ ये काम करेंगी, लड़के ये करेंगे, लड़कियां घर के बाहर नहीं जाएंगी, लड़के कमा कर लाएंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, किचन का काम करेंगी। ये सारी जो हमारी परंपरागत धारणाएं हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसी को हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जो कि हमको इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? पहला है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, दूसरा है सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, यानी कि स्वमूल्यांकन मतलब होता है जब बच्चे खुद से अपना मूल्यांकन करते हैं, चौथा है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप कौन सा मूल्यांकन बनेगा? वो तब बनेगा जब बच्चे खुद से अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में विविधता अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में डैश है। कक्षा में विविधता, अब देखिए आप जानते हैं एक क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है, यानी कि विविधता पाई जाती है। हर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हर किसी का समाज अलग होता है, हर किसी के बच्चे की क्या होती है? भाषा अलग हो सकती है,
हर किसी का जो आर्थिक स्थिति है वो अलग हो सकती है। तो इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं बच्चों के अंदर, लेकिन बच्चा जब स्कूल में आ जाता है ना, तो सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना चाहिए। और ये जो विविधता होती है इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, बल्कि ये एक रिसोर्स की तरह काम करती है, एक संसाधन की तरह काम करती है। अब वो कैसे करती है? सपोज़ करिए एक क्लासरूम में 5 बच्चे हैं और उन सभी की मातृभाषा अलग अलग है, तो हर बच्चा अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेगा। तो जिस बच्चे को जो भाषा नहीं आती होगी वो भाषा वो दूसरे बच्चे से सीख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है ना, ये क्या करती है? एक संसाधन के रूप में काम करती है, बच्चों के लिए ये अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो कक्षा में विविधता अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में क्या है? एक संसाधन है, ना कि समस्या, रुकावट, बाधा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा होता है और ये क्या है? एक संसाधन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम डिटेल में क्वेश्चंस को समझते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन खाली क्वेश्चन लगाने से बेटर है आप क्वेश्चंस के आंसर को समझें कि इसका आंसर ये क्यों हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करते हैं यहाँ पर, तो हमारा थ्योरी भी यहाँ से रेडी हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कितना स्कोर किया आपने आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और वैसे आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते रहूँ। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली के टाइम पे इवनिंग में 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।